ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ क्या है ये। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। जी का वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, क्या बताया कि एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन, ठीक है ना। तो ट्रेन का जो फ्लोर है, ट्रेन तो चली जा रही है, तो ट्रेन का ये फ्लोर है, तो ये मान लीजिए हमारा ट्रेन का फ्लोर है ये, ठीक है। और इस पे जो है एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। तो ट्रेन जो है ना इधर की तरफ, मान लो इधर की तरफ मूव कर रही है, ट्रेन मूविंग, ठीक है ना। तो ये इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये जो है ये मान लो ये ट्रेन का फ्लोर है, इसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है। तो जब ये ट्रेन उधर की तरफ जाएगा ना, तो ये बॉडी जो है ना बॉक्स पीछे की तरफ हटेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा बॉडी जो ना, क्योंकि वो ट्रेन आगे की तरफ जाएगा ना, तो बॉडी पीछे की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर जो ना एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ठीक है। जब ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, ये ट्रेन जब इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, ठीक है। अब क्या बताया कि इस ट्रेन का कितना एक्सेलरेशन हो कि ये फ्लोर, ये जो बॉक्स है ये यहीं रहे, ये पीछे मूव करके ना जाए। कितनी बात समझ में आई? यानी ये जो ट्रेन से जो अप्लाइड फोर्स होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करेगा। ट्रेन से, ट्रेन की जो अप्लाइड, जैसे ट्रेन चली जा रही है, हम लोग जैसे ट्रेन में बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बहुत सारे चीज़ें रख देते हैं, तो वो चीज़ जो जो रखा हुआ बॉक्स है, वो बॉक्स जो है अपनी जगह पे रहे। तो ट्रेन की कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो अपनी जगह पे रहे, वरना वो बॉक्स पीछे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। तो ये जो बॉक्स पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो जब ट्रेन आगे की तरफ जा रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, तो बॉक्स पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इस पे जो है ना एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा जब वो मूव कर रहा होगा। तो ये तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है ना। और ये अप्लाइड फोर्स है, यहाँ से अप्लाइड फोर्स है। कितनी बात समझ में? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, लिखता हूँ मैं। द अप्लाइड फोर्स, या टू keep the body, keep the box stationary on the floor of the train. The applied force should be equal to, applied force should be equal to, ठीक है, इक्वल टू लेस देन कर सकते हैं, इक्वल टू लेस देन, अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कर लीजिए, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। जो ये जो ट्रेन अप्लाई करेगा फोर्स मूविंग करते वक्त, वो जो फोर्स है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के या तो बराबर हो या उससे कम हो अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये बॉडी पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये हम लोग m इंटू ए ले लेंगे, इज मस्ट लेस देन इक्वल टू म्यू आर। अप्लाइड फोर्स को हम लोग इसे लिख लेते हैं, F से लिख लेते हैं, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कितनी बात सुनी? ये F मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के या तो बराबर हो, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो या उससे कम हो। अप्लाइड फोर्स
उससे कम हो, तब जाके वो दोनों बॉडी जो ना रेस्ट में रहेंगे, ये स्टेशनरी रहेगा। कितनी बात समझ में आई? कुछ आ रही बात या मैं समझाऊं फिर से? जैसे अगर कोई हमें, जैसे कहीं पे स्लिपरी पॉइंट है, कोई हमें धक्का लगाएगा, तो जो धक्का लगाए वो तो हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है ना, पुश किया। तो हम अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स उतना पैरों में लग जाए कि हम पीछे की तरफ नहीं जाएं या धक्का नहीं लगे, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जो होगा अगर ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तब तो हम पीछे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स कम हुआ हमारे फ्रिक्शनल फोर्स से, तो फिर हम बैलेंस करके रहेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स को यहाँ पे स्टेशनरी रहना चाहता है, तो इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो या फिर उसके बराबर हो सकता है, इतना चल सकता है। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ये आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये म्यू आर के बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले लिया। कितनी बात समझ में? ये एम ए जो है लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और ये आर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है एम इंटू जी के बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। हम लोगों ने कंसेप्ट थ्योरी में पढ़ा इसको कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वेट के बराबर होता है। ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए जो है लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी के बराबर है ये, यानी इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए ट्रेन का, तब अगर यानी इसके बराबर या इससे कम का हो तब ये बॉक्स पीछे नहीं जाएगा या मूव नहीं करेगा। अब इसका हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो ये ए जो है हमारा वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, म्यू लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है 0.15, तो ये आ जाएगा 0.15, और ये जो है ना जी का वैल्यू 10 है ये, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू लेस देन 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए ट्रेन का, तभी जब तक इतना एक्सेलरेशन होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, तो इससे कम रहेगा तब ये बॉक्स जो है ना फ्लोर पे रहेगा, ट्रेन के फ्लोर पे स्टिक रहेगा, उसके साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर इस ट्रेन का अगर स्पीड या एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये बॉक्स जो ना स्लाइड करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, ठीक है ना। ठीक, ये समझ में आया ये सवाल? ठीक है, ये वाला रिलेशन याद रखिए कि फ्रिक्शन जो है ना कैसे बैलेंस करता है बॉडी को, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स जो है ना ये स्टैटिक फ्रिक्शन के, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे कम रहे अप्लाइड फोर्स, तब भी चल जाएगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है। ये दे रखा हमारा, ये अगला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये। अब मैं इसके बाद का एक सवाल करने जा रहे हैं, आगे चलते हैं। एक चीज, ये अगला सवाल है, क्या दे रखा, अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक of wood weighing 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. क्या मतलब हुआ कि एक सरफेस पे, ये हमारा एक सरफेस है और इस पे जो एक बॉडी है, इस बॉडी को मूव कराने के लिए एक पुलिंग फोर्स लगाया गया 49 न्यूटन का, ठीक है, 49 न्यूटन का पुलिंग फोर्स लगा रहे, रफ सरफेस है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, है ना, ये पुलिंग फोर्स है। तो हमें बताना है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इसका वैल्यू निकालना है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है ये निकालना है। कितनी बात समझिए, करता है सोल्यूशन, सवाल समझ में आ गया। ये क्या दे रखा है, ये सोल्यूशन दे रखा है, ये जो पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स
पुलिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, ये 49 न्यूटन का ना जस्ट सफिशिएंट टू मूव पुल, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जितना है उतना ही पुलिंग फोर्स है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी बात सुन में, यानी इस बॉडी को मूव कराने के लिए, जस्ट मूव कराने के लिए, जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक, कितना 49 न्यूटन। 49 न्यूटन जब फोर्स लगाएंगे पुलिंग फोर्स, तो एक बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करेगा, यानी कि 49 न्यूटन उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी है, यानी मोशन के अपोजिट में लग रहा है। तो ये जो पुलिंग फोर्स है वो इक्वल है फ्रिक्शनल फोर्स के, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के। ये जो पुलिंग फोर्स है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। और ये जो पुलिंग फोर्स है इसको हटाएंगे तो म्यू आर के बराबर होगा। कितनी बात समझे, म्यू आर के बराबर होगा। अब हम लोग म्यू निकाल लेते हैं, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, पुलिंग फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, पुलिंग फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये आर इसके नीचे चला गया। अब पुलिंग फोर्स कितना है 49 न्यूटन, और इसका ये क्या होगा m इंटू जी, 49 न्यूटन, और ये m है 10 और g का वैल्यू है 10, 9.8 ले लेते हैं, 9.8, ठीक है ना, 9.8। अब इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू एस जो होगा 49 अपॉन 98 आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 0.5 आ जाएगा ये। तो इस सरफेस के बीच में, यानी सरफेस और बॉडी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है ये, ठीक है। तो पहला ये आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा पहला आंसर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, तो ये पहला आंसर हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ गया, एक आंसर हो गया। अब हमें से पूछा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे मिटा दें हम लोग। हम लोगों ने थ्योरी में किया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है tan थीटा, और एंगल ऑफ रिपोज के भी बराबर होता है, ठीक है। एक जगह हम लोग ड्राइव किया है पीछे थ्योरी में, तो क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर भी है, एंगल ऑफ रिपोज, ये तीनों ही बराबर होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू एस से दिखाते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को tan थीटा से दिखाते हैं, और एंगल ऑफ रिपोज को tan फाई से दिखाते हैं। ये हम लोगों ने एक रिलेशन डराइव किया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, और वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। कितनी बात सुने, तो तीनों ही बराबर होते हैं, लेकिन हमसे पूछा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए। हमसे पूछा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए, तो ये जो है ना, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस ले लेते हैं, और म्यू एस का वैल्यू कितना 0.5, ये हम लोगों ने म्यू एस का वैल्यू निकाला 0.5। अब यहाँ पे जब थीटा निकालने जाएंगे तो कितने का वैल्यू, tan में कितने डिग्री का वैल्यू जो है 0.5 आता है, ठीक है ना, 0.5 कितने डिग्री का वैल्यू आता है। तो क्या देखा गया है कि हम लोगों के पास tan में जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है हाई स्कूल में, वो tan 30 का वैल्यू पढ़ा था हम लोगों ने, tan 30 का 1/√3 होता है,
और tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। जो tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 है ना। ये इसको अगर हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है √3/3 और √3 का वैल्यू जो आता है हमारे पास कितना होता है? 1.732 होता है √3 का वैल्यू। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35 2 बचेगा 23 3 7 21 3 7 21। तो ये लगभग tan 30 का जो वैल्यू होता है हमारा 0.577 आता है। कितना डिग्री का वैल्यू? tan 30 का वैल्यू। लेकिन हमारे पास है कितना वैल्यू? यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, तो ये 0.5 है लेकिन यहाँ 0.577 है 30 डिग्री का वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू 30 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। कैसे? देखो, ये तो हमारा 0.577 है और ये कितना है? ये 0. मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं। ये है 0.500। तो ये छोटा है ना, ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है। लेकिन ये पहला डेसिमल के पहला डिजिट दोनों में सेम है, तो इसका मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका जो वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा tan 26 डिग्री। जो 0.5 को अगर tan में लिखना चाहेंगे तो ये 26 डिग्री का वैल्यू जो है ना 0.5 के आसपास आता है। तो tan से tan जो है ना इक्वेट कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया जो उसमें पूछा था क्वेश्चन में। कितनी बात में ये जो इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू था वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर भी होता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर भी होता है। तो हमें तो 0.5 तो इसका वैल्यू आ गया था। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग निकाल दिया, कितना? 26 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज कितना आएगा इसका आंसर? एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू कितना आएगा? एंगल ऑफ रिपोज भी 26 डिग्री ही आएगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है, एंगल जितना फ्रिक्शन का एंगल है उतना ही रिपोज का भी एंगल है। तो 26 डिग्री इसका रहा तो उसका भी 26 डिग्री आएगा। कितनी बात समझ में आई? ये आया कुछ समझ में? ये